नमस्कार। कौशल योग के आज की इस कड़ी में हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या जिससे हम सभी लोग कभी न कभी गुजरे हैं, उसका नाम है कब्ज या कॉन्स्टिपेशन। इसकी चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि कब्ज एक ऐसी समस्या है कि हम सभी लोग उससे कभी न कभी गुजरे होते हैं, लेकिन जब यह अस्थायी होती है, कभी महीने में 1-2 बार आ गई तब तो चल जाता है, लेकिन जब यह एक निरंतर यह समस्या बन जाती है तो यह बहुत गंभीर समस्या का रूप ले सकती है। और इससे क्या होता है कि जो हमारे अंदर मल है वह ज़्यादा दिन तक रहते रहते विषाक्त रूप धारण कर लेता है और शरीर की सभी कोशिकाओं को रुग्ण या कमज़ोर या बीमार करने लगता है, और फिर नई नई अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा होने की संभावनाएं बढ़ने लगती हैं। तो आइए हम कैसे इस समस्या से निपटें, योग के द्वारा इसकी चर्चा करते हैं। आज हम लोग इसका अभ्यास करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि कब्ज है क्या। कब्ज मूलतः हमारे बड़ी आंत की समस्या होती है। जब बड़ी आंत हमारी थोड़ा सा निष्क्रिय होने लगती है, उसकी सक्रियता कम होने लगती है, तब मल का निष्कासन जो है वह रुक जाता है। तो कहने का अभिप्राय है कि जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत के साथ साथ हमारा एनस है, हमारा बड़ी आंत, हमारी रेक्टम और एनस, इनके मांसपेशियों की क्रियाशीलता जब कम हो जाती है तब हमें यह समस्या होती है। तो इससे निपटने के लिए योग की बड़ी सक्षम क्रियाएं हैं। यदि आप दवाओं से इससे निपटना चाहते हैं तो दवाएं इसका अस्थायी समाधान नहीं हो सकती हैं। आप दवाएं लेंगे, कुछ दिन के लिए आपका पेट साफ होगा, फिर दवाओं का आपका सिस्टम आदती हो जाएगा और फिर उन दवाओं के लेने के बाद भी पेट साफ होना बंद हो जाएगा। तो इसलिए इन्हें प्राकृतिक तरीके से ही हमें इनसे निपटना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं कि योग की कौन कौन सी क्रियाएं बड़ी कारगर सिद्ध होती हैं। सबसे पहले हमें उन लोगों को जो बहुत दिनों के कब्ज से ग्रस्त हैं, तो उस स्थिति में बहुत रुग्ण या कमज़ोर हो गए होते हैं, तो वे तो सूक्ष्म व्यायाम से प्रारंभ करें, क्योंकि उस स्थिति में थोड़ा सा कठिन आसन या मीडियम आसन करना संभव नहीं होता है। तो उस स्थिति में सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करें। कैसे सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करते हैं? अपने हाथों को इस तरह से उठा करके और हाथ की उंगलियां, हाथ की पूरी मुट्ठी, इसका अभ्यास करते हैं। कलाइयों का अभ्यास करते हैं पूरी एकाग्रता के साथ, और अपने पाम्स की स्ट्रेचिंग करते हैं पूरी एकाग्रता के साथ। फिर कोहनियों का व्यायाम करते हैं, सारे जोड़ों का व्यायाम कर दें, और सरल व्यायाम है। इसका यह लाभ होगा कि आपके सारे अंगों में जहाँ जहाँ भी मल जमा हुआ है और उस मल का जहाँ जहाँ भी उन मल से आपकी कोशिकाएं प्रभावित हुई हैं, वे सब धीरे धीरे खुलने लगती हैं और वहाँ से मल का निष्कासन प्रारंभ हो जाता है। फिर साइड में ट्विस्ट किए, पूरी एकाग्रता और सहजता के साथ। जितना आप कर सकते हो बस उतना ही करेंगे। इसको करने के बाद अब हम लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। खड़े होकर के अपने दोनों पैर के बीच में लगभग 1 फीट का गैप करें। दोनों हाथ वह कमर पर रखें और राइट की तरफ झुकें, वापस आएं, लेफ्ट की तरफ झुकें। इसमें आप श्वास भी जोड़ सकते हैं। श्वास को बाहर निकालते हुए राइट की तरफ, अंदर लेते हुए वापस, बाहर निकालते हुए राइट की तरफ, अंदर लेते हुए वापस। इसी तरह आगे पीछे। और इसका अभ्यास आप
कम से कम 10 बार इस तरफ, 10 बार इस तरफ, 10 बार आगे की तरफ, 10 बार पीछे की तरफ। लेकिन अगर कहीं कोई कमर में दर्द हो या सियाटिका हो, स्लिप डिस्क हो, तो फिर आगे की ओर नहीं झुकेंगे। फिर इसके बाद हम अपने दोनों पैरों को इस तरह से जोड़ लें और दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करें, ऊपर की ओर हाथ को ले जाएं और अब अपनी एड़ी को ऊपर उठाएं। इसे आप इस तरह से भी देख सकते हैं। वापस आ जाएं। फिर इसे आप थोड़ा थोड़ा जल्दी ऊपर नीचे करें। पहले शुरू में 10 करें, ऊपर नीचे करें, फिर धीरे धीरे इसकी आवृत्तियों की संख्या हर दूसरे तीसरे दिन 1-1, 2-2 करके 4-4 करके बढ़ाते जाएं। पहले ही दिन अचानक बहुत नहीं करना है, हर दूसरे दिन तीसरे दिन 1-1, 2-2 करके इस तरह से बढ़ाते जाएं और इसको धीरे धीरे आप 30-40 तक ले आएँ। ताड़ासन करने के बाद फिर आप दोनों पैरों के बीच में हल्का सा गैप करके दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करें, ऊपर लाएं, इस तरह से स्ट्रेच करके और अब राइट साइड बेंड करें। वापस आए, दूसरी तरफ वापस आए। इसको भी 8-10 बार करें और फिर इसके बाद अपने दोनों हाथ की उंगलियों को इस तरह से इंटरलॉक करें पीछे और अब आप आगे इस तरह से झुकें। अगर सियाटिका, स्लिप डिस्क वगैरह नहीं है तो आप इस तरह से भी करें अभ्यास। और फिर दोनों हाथ को इस तरह से इंटरलॉक करके उंगलियों को पीछे भी आए। इसे भी आप 8-8, 10-10 बार करें। फिर इसके बाद हम कटी चक्रासन करेंगे। कटी चक्रासन में हम टर्न हो रहे हों तो राइट की तरफ टर्न होने के लिए लेफ्ट वाला हाथ राइट वाले शोल्डर पर इस तरह से और राइट वाला हाथ पीछे और बॉडी जितना राइट में टर्न हो सकती हो उतना ऐसे टर्न करेंगे। इनका हम अभ्यास करें और इसे भी 8-10 बार इस तरफ, 8-10 बार इस तरफ करें। तो इससे देखें कि आपका पूरा बॉडी का सिस्टम जो है वह धीरे धीरे हिलने लगता है और जो भी मल जमा हुए हैं उनके निष्कासन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। अब इसके बाद हम बैठेंगे। इस तरह से आप बैठ जाएं और बैठ करके आप इसमें चलेंगे। ऐसे करके चलना है और पीछे भी आना है। आगे भी चलना है, जितना आप कर सकें, जितना कर सकते हो। तो इसको हम कौवा चाल कहते हैं। इससे भी आपकी इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन वह क्रियाशील होना, उसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है और उसकी क्रियाशीलता से आपका रेक्टम, आपकी एनस और साथ में बड़ी आंत ये पूरी तरह से क्रियाशील होने लगती है और मल का निष्कासन अब वह मल को और नीचे की ओर प्रेरित करने लगता है बाहर निकलने के लिए। तो इसलिए कब्ज की समस्या का बहुत अच्छी तरह से यह समाधान कर सकता है। फिर इसके बाद हम जानुसिरासन करेंगे। जानुसिरासन में भी आप देखें कि जब आप आगे की ओर इस तरह से झुकते हैं तो आप ये देखें कि पूरा जो प्रेशर पड़ता है वह हमारे पेल्विक पर और एब्डोमिन पर और ये जो श्वास मसल है यहाँ पर पड़ता है। तो इससे हमारी पूरी बड़ी आंत, छोटी आंत, किडनी ये सब अच्छी तरह से क्रियाशील होने लगते हैं। इसी तरह से दूसरे पैर से भी करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखें कि उन लोगों को जिन्हें स्लिप डिस्क, स्पॉन्डिलाइटिस या सियाटिका आदि हो फिर वे आगे झुकने वाले व्यायाम इसमें से नहीं करेंगे। अब इसके बाद हम अपने स्थान पर लेट जाएं और पवन मुक्तासन प्रतिदिन करें। पवन मुक्तासन में हमने पैर को मोड़ा। अगर घुटने में कोई समस्या नहीं है तो हम यहाँ पकड़ें, अगर घुटने में समस्या है तो यहाँ पकड़ करके हम अंदर खींचें। तो इसको ऐसे खींचें और सिर को उठाएं।
तो आप ये देखें कि ये पूरा खिंचाव हमारे यहीं आंतों पर ही पड़ता है। तो इसलिए आंतों की क्रियाशीलता इसने बढ़ा दिया। और इसको यदि आप 10-10 बार कर लेते हैं, 10 बार बाएं पैर से, 10 बार दाहिने पैर से, 10 बार दोनों पैर से, तो आपका मल जो है वह नीचे की ओर वह अपने आप ही प्रेस करने लगता है। पूरा सिस्टम मल को नीचे की ओर प्रेस करने लगता है और फिर आप इस समस्या से बहुत जल्दी इससे आप निजात पा सकते हैं। फिर इसके बाद हम धनुरासन करेंगे, उल्टा लेट जाएं। दोनों पैरों को इस तरह से मोड़ करके ऊपर उठाएं और देखें यह आपके एब्डोमेन पर, छोटी आंत, बड़ी आंत, इन दोनों पर अच्छा प्रभाव डालता है। अब इसके बाद हम तिर्यक भुजंगासन करेंगे। तिर्यक भुजंगासन में आप भुजंगासन की स्थिति में इस प्रकार आएं और पूरा इसको सीधा ना उठाएं, थोड़ा सा हल्का सा मुड़ा रहने दें और पीछे की ओर देखें अपनी एड़ी को। तो जैसे हम इस तरफ बाईं तरफ हम मुड़े हुए हैं तो हमें दाहिनी एड़ी तक दिखाई पड़नी चाहिए। फिर वापस आएं, दूसरी तरफ जाएं। इस तरह से इसे भी आप 5-5, 6-6 बार एक एक तरफ का कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आसन अगर आप करें तो आप कब्ज से बहुत जल्दी निदान पा सकते हैं। वे लोग जो बहुत दीर्घकालीन कब्ज से पीड़ित हैं, यहाँ तक कि उनका मन भी अब कब्ज को एक्सेप्ट कर चुका है, वे लोग भी इससे मुक्त हो सकते हैं। तो आइए अब हम लोग कुछ इनमें प्राणायाम की चर्चा करते हैं जो प्राणायाम इनके लिए लाभदायी हैं। सबसे पहले आप ये देख लें कि कब्ज का कारण क्या है। कब्ज का कारण एक तो निष्क्रिय जीवन शैली है, व्यायाम की कमी है और आहार का गलत होना है और मन और भावनाओं का असंतुलन है। तो अब आप इनसे कैसे निपटेंगे? सबसे पहले तो आपको व्यायाम आदि करना होगा कि आपकी जो निष्क्रियता है जीवन शैली की वह आपकी दूर होगी। जब आपका शरीर क्रियाशील होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि शरीर के अंग जो है वह व्यवस्थित ढंग से काम करने लगेंगे। आपने ये सारे किए तो इससे व्यवस्थित ढंग से काम करने लगेंगे आपके शरीर के सारे अंग। अब आप प्राणायाम कर लें। प्राणायाम तो जैसा कि मैंने कहा कि आंतें भी निष्क्रिय पड़ी रहती हैं। कपालभाति और भस्त्रिका ये जो प्राणायाम है ये उन अंगों को जिनमें निष्क्रियता है अब उनमें सक्रियता आ जाती है, क्योंकि ये मेटाबॉलिक रेट को तेज कर देते हैं। और मेटाबॉलिक रेट को इस तरह से फास्ट करते हैं कि अब ऑक्सीजन ज़्यादा अंदर जाता है, ऑक्सीजनेशन होता है, इसीलिए इसको हम हाइपर वेंटिलेशन एक्सरसाइज कहते हैं, कपालभाति और भस्त्रिका को। तो अब ऑक्सीजन ज़्यादा जाता है तो ऑक्सीजन हमारे सारे सेल्स और टिश्यूज़ में ज़्यादा जाता है, तो वहाँ पर मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ जाती है और मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ जाने से अब हमारे पूरा सिस्टम ही वह सक्रिय हो जाता है। तो इसलिए कपालभाति और भस्त्रिका बहुत उपयोगी है। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे करते हैं। दाहिने हाथ को इस तरह से उठाया, दाहिने अंगूठे से दाहिनी नासिका बंद की हल्के से और बाईं नासिका से झटके से श्वास बाहर निकाला और सामान्य श्वास अंदर लिया, फिर बाहर निकाला, फिर अंदर लिया, फिर बाहर निकाला, फिर अंदर लिया। इस तरह से 25 बार करें, फिर इससे भी 25 बार करें। फिर दोनों से 25 बार करें। तो 25 बार इस तरह से करते जाएं आप। तो 25-25 किया आपने तो एक राउंड इसको हम कहते हैं। यह माइल्ड कपालभाति है। कुछ दिनों तक आप माइल्ड कपालभाति करेंगे, 1 चक्र किया, फिर 2 चक्र किया, फिर 3 चक्र किया, इस तरह से करीब 1 महीने तक आप माइल्ड कपालभाति से काम चलाएंगे और एकाग्रता के साथ, माइंडफुलनेस के साथ। फिर धीरे धीरे अब आप उस कपालभाति को जो माइल्ड थी अब आप थोड़ा सा फास्ट करेंगे, जिसको हम मॉडरेट कपालभाति करते हैं, मीडियम एवरेज, यानी उससे फास्ट और बहुत फास्ट भी नहीं, बीच का।
तो आप उसको करेंगे। वो कैसे होता है? इस तरह से। ऐसे इससे भी करें। ये आपने करना शुरू किया। अब आप देखें कि यह माइल्ड कपालभाति है, इसका एक चक्र किया, फिर हफ्ते में बाद 2 चक्र करें, फिर 3 चक्र करें, 4 चक्र करें। जब इसमें भी आपकी मास्टरी हो जाए तब आप इंटेंस कपालभाति करें, और यह 2-3 महीने बाद ही संभव होगा। इंटेंस कपालभाति में फिर बहुत फास्ट करना है इस तरह से, और बहुत हल्के फोर्स के, ज़्यादा फोर्स के साथ। इस तरह से। इस तरह से करना होता है। तो आप फिर इसमें दक्षता प्राप्त करें। आप देखेंगे कि कपालभाति में आप इंटेंस पहुंचते पहुंचते तक आपकी कब्ज गायब हो जाएगी। आपको कभी कब्ज दोबारा फिर हो ही नहीं सकती है अगर आप रेगुलर इसका अभ्यास करते रहते हैं तो। फिर इसके बाद नाड़ी शोधन का अभ्यास ज़रूर करें। तो नाड़ी शोधन कैसे करते हैं? यहाँ पर हमने अंदर भर लिया, और अब हम डीप, लॉन्ग एंड स्लो ब्रीदिंग अंदर लें, दूसरी से बाहर निकालें, फिर अंदर लें, दूसरी से बाहर निकालें। यह एक चक्र हुआ। इसके प्रारंभ में 10 या 12 चक्रों का अभ्यास करें, फिर धीरे धीरे चक्रों की संख्या बढ़ाते जाएं। तो ये देखें कि यदि आप इनका अभ्यास करते हैं तो आपका शारीरिक कब्ज, और जो आपके मन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, जो आपकी निरुत्साहित जीवन शैली हो गई है, निष्क्रिय जीवन शैली हो गई है, क्योंकि ऐसे ही लोगों को होता है ये कब्ज, तो उनसे भी आप जो है अच्छी तरह से मुक्त हो सकते हैं। और यदि आप भ्रामरी भी जोड़ दें तो और अच्छा रहेगा। भ्रामरी आपके मन को शांत करेगा, मन को हल्का करेगा, मन को एकाग्र करेगा। और फिर अंत में हमें योग निद्रा और ध्यान को जोड़ना है, क्योंकि योग का मूल लक्ष्य है वह आपकी चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाता है। यदि चेतना ऊर्ध्वगामी नहीं है तो आप कितना भी कर लें, ना आपका मन स्वस्थ रह सकता है, ना मन शांत रह सकता है, ना शरीर स्वस्थ रह सकता है। मनुष्य का स्वभाव ही है ऊर्ध्वगामी होना, इसीलिए उसका स्पाइन वर्टिकल है, इसीलिए उसका स्पाइन हॉरिजॉन्टल नहीं है, ऊपर की तरफ है। यानी रोज रोज वह विकसित करता जाए। और यदि वह रोज रोज विकसित नहीं कर रहा है तो कितना भी आप प्रयास कर लें, आपका उत्साह बहुत नहीं बढ़ सकता है, आपकी सक्रियता नहीं बहुत बढ़ सकती है, आपके जीवन में पूरी तरह से प्रसन्नता बहुत नहीं आ सकती है, और आप बहुत बड़ा काम भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए योग में जब आप ध्यान और योग निद्रा आदि का अभ्यास करते हैं तो आपकी चेतना निरंतर ऊर्ध्वगामी होती जाती है, और फिर आप अपने आप ही वे सारी चीज़ें आपको मिलती जाती हैं। आपको विवेक जागृत हो जाता है, क्या खाना है, कब खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किससे क्या बात करनी है, किससे नहीं बात करनी है। तो यानी विवेक जागृत होता जाता है, और उस विवेक जागृत होने की स्थिति में आपका पूरा शरीर, मन, भावनाएं सब संतुलित होते जाते हैं, बुद्धि, ये सब संतुलित होते जाते हैं। तो इस तरह से कब्ज के विषय में इतना ही। नमस्कार।